बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये इमेजिन करें कि आप अमेरिकन एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और जाने से आप कुछ अर्सा पहले आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि मैं अमेरिकन एम्बेसी में जब इंटरव्यू देने जाऊंगा और उसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आप बैंक से स्टेटमेंट बनवाते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाते हैं, आप अपनी जॉब के जो लेटर होता है कंपनी की तरफ से वो निकलवाते हैं, उसमें सैलरी स्लिप बनवाते हैं, अपनी जितनी पीछे 6 महीने के जो साल की जो सैलरी स्लिप्स होती हैं वो सारी आप इकट्ठी करते हैं। उसके अलावा आपकी जो बाकी एसेट्स हैं, किसी आपके शेयर्स हैं या आपके पास कोई और ऐसी चीज़ है जिसको आप वैल्यू डिक्लेयर कर सकें, वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और ये सब सारी चीज़ें जब आप तैयार करके लेके जाते हैं और एम्बेसी में पहुंचता है और वीज़ा ऑफिसर के सामने जब आपका इंटरव्यू होता है और आप उनके सामने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को उठा के एक साइड पे रख दे, तो आप यकीन जाने आपके ऊपर क्या गुजरी होगी ये आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। मैं चूँकि इस चीज़ से गुजरा हुआ हूँ इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है कि मैंने 1 महीना 1.5 महीना मेहनत की थी डॉक्यूमेंट्स पे और वीज़ा ऑफिसर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखना भी गौरा नहीं किया। अब मुझे एक पिछली वीडियो में एक शख्स ने क्वेश्चन भी किया था कि उसने जब इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए और उसने वो डॉक्यूमेंट्स बड़ी मेहनत से बनाए हुए थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन सी 3 वजूहत है जिसकी बिना पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते। बाज़ लोग के वो डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते। अच्छा, एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने आप को सोचें कि आप वीज़ा ऑफिसर लगे हुए हैं अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद में या न्यू दिल्ली में या ढाका में, आप बांग्लादेश में लगे हुए हैं और आपको पता है कि जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं उस मुल्क के हालात कैसे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ पे 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स का बनना बड़ा आसान है। अब 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स हर कोई बना सकता है वहाँ पे। पाकिस्तान में मुझे ख़ुद पता है कि आप बैंक स्टेटमेंट, अभी थोड़ा सा लेटेस्ट काम हो गया कि कंप्यूटराइज मेजॉरिटी चीज़ें होती जा रही हैं इसलिए थोड़ा सा फ्रॉड कम हो गया। एक वक्त था कि एक फ़्रॉड उस वक्त बहुत ज़्यादा था। आप किसी शख्स से भी सिफारिश करवा के आप बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते थे, आपको पेपर चाहिए होते थे जॉब के, आप जॉब के पेपर बनवा लेते थे, आप बिज़नेस के कार्ड और बिज़नेस के पूरे पेपर बना लेते थे, आप टैक्स के जाली पेपर बनवा लेते थे। इवन कि अगर आप अपने आप को अच्छी पोस्ट पे शो करके कंपनी के अंदर आप अच्छी सैलरी स्लिप्स भी बनवा लेते थे और कुछ इलाकों में या कुछ जगहों में ये काम अब भी जारी है। अब जब वीज़ा ऑफिसर को पता है कि मैं इस्लामाबाद या दिल्ली में हूँ और यहाँ पर ये काम चलता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एतमाद ही नहीं होगा और सिंपली वो आपको कह सकता है भाई ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें, मुझे आप सिंपली ये बताएं आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं, कितने अरसे के लिए जाना चाह रहे हैं। मैं इंटरव्यू की बिना पर वो आपको एसेस कर सकता है कि आप कितने पानी में हैं। ये बड़ा सिंपल सा एक अंडरस्टूड सी चीज़ है कि जिस मुल्क में काम कर रहा है उस मुल्क के हालात से उसको टोटली ब्रीफ किया जाता है, वो रह रहा होता है, उसको पता होता है। मसला अगर मैं स्वीडन में रह रहा हूँ तो मुझे पता है कि स्वीडन के अंदर जो जेली डॉक्यूमेंट्स वाला काम है ये होता ही नहीं बिल्कुल। और आप इसकी मिसाल इस चीज़ से ले लें, यहाँ पे लोगों का एतमाद इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और हम पाकिस्तान से लाया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेश करते हैं तो वो हमें ये नहीं कहते कि इसको पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से टच करवाएं, फिर स्वीडन एम्बेसी से टच करवाएं, फिर हमारे पास लेके आएँ। ये बिल्कुल भी इस रिक्वायरमेंट को नहीं चाहते। ये कहते हैं आप हमें पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट दे दें, इंग्लिश में है, दैट्स इनफ। वो ये लोग समझते हैं कि हम पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान में जो काम हो रहा है वो बड़ा ऑनेस्ट हो रहा है क्योंकि ये खुद ऑनेस्ट लोग हैं। अगर ये लोग जाके पाकिस्तान में रहेंगे तो फिर उनको माशरे में पता लगेगा कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है। अल्लाह करेगा एक दिन हमारा माशरा भी स्वीडिश माशरे जैसा हो जाएगा कि जब हम डॉक्यूमेंट्स किसी से लेंगे तो बआसानी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी एक और मिसाल लें, पाकिस्तान के अंदर आप जिस जगह पे भी जॉब अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं जी अपनी संदों की कापियाँ कराएँ, कापियाँ कराने के बाद ग्रेड 17 के अफसर से आप, गजटेड अफसर से आप उसकी तस्दीक करवाएँ, वो साइन करेगा, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएगा, फिर वो आपकी फ़ोटो कापीज़ एक्सेप्ट होंगी। और यहाँ पे यकीन जाना है कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम ये सिंपली लिख देते हैं कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ।
نہ انٹرویو میں، نہ انٹرویو کے بعد، نہ انٹرویو سے پہلے انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا جی آپ جو کوالیفیکیشن آپ لکھی اس کے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہی ان کے لیے بس کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے۔ اور یہاں پہ ایسے ہی ہوا ہے، کچھ دوسرے ممالک کے لوگوں نے فراڈ کیے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، کچھ سالوں کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، یا اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس جعلی تھا۔ تو یہ بڑا شور اٹھا یہاں پہ کہ دوسرے ممالک سے لوگ آ کے یہاں اس چیز کو آ کے سمجھ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور ان کے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے اس چیز میں۔ جو سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو ویزا آفیسر ہے اس کے پاس ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے پاس 30 سیکنڈ سے لے کے 3 منٹ تک ٹائم ہوتا ہے کہ اس نے ایک کلائنٹ کو یا ایک ویزا جو اپلائی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے شخص، اس کو اس نے نپٹانا ہے۔ اب 3 منٹ میں اگر آپ اس کے سامنے ڈاکومنٹس کا ایک پلندہ رکھ دیں اور وہ آپ کے پلندے کو ایک ایک ڈاکومنٹس کو چیک کرتے رہے تو آدھا گھنٹہ تو وہیں پہ اس کا گزر جائے گا۔ پھر وہ سوچنا شروع کر دے گا کہ ڈاکومنٹ اصلی بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا۔ اب ایک نارمل ایمبیسی میں جب اس نے دن میں 100 سے 150 بندوں کو انٹرویو کرنا ہے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ایک بندے پہ آدھا گھنٹہ لگائے۔ اس نے اپنی بریکس بھی لینی ہوتی ہے، اس نے لنچ پہ بھی جانا ہوتا ہے، اس نے بعد میں شام کو چھٹی بھی کرنی ہے۔ وہ پورا دن 24 گھنٹے آپ کے کام کے لیے تو نہیں بیٹھا رہے گا وہاں پہ کہ میں ان کے ڈاکومنٹس چیک کروں گا تو میں یہیں پہ ان کے لیے بیٹھا رہوں۔ جو تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے اس میں ہوتا ہے کہ بعض کونسل خانوں کی یا بعض امبیسیز کے اندر ایک روٹین ہوتی ہے، یا جو سیکشن آفیسر ہوتا ہے وہ انٹرویو لینے والے جو ویزا آفیسرز ہیں ان کو وہ بول دیتا ہے بھائی دیکھیں آپ نے ڈاکومنٹس کے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا، آپ خود جج کریں، انٹرویو لیں، شارٹ سا انٹرویو لیں اور آپ جج کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی ویزا آفیسر کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ ٹائم زیادہ ویسٹ کر رہا ہے تو وہ بعد میں مداخلت بھی کر لیتا ہے، یا بعد میں اس کو بلا کہتا ہے بھائی آپ ٹائم ویسٹ کریں یہاں پہ، اس طرح اتنے لمبے چکروں میں نہ پڑیں۔ اب آپ اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویزا اپروو ہو گیا ہے، کونسل والے کہتے ہیں جی آپ کو پاسپورٹ شام کو مل جائے گا، یا آپ کو جو ایجنسی جس ایجنسی کے تھرو آپ نے پاسپورٹ کیا اس کے تھرو ہم آپ کو واپس بھجوا دیں گے۔ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، اس ٹائم میں اگر انہوں نے کوئی انکوائری کرنی ہوتی ہے تو وہ کر لیتے ہیں ایٹ دی اسپاٹ آپ کی انکوائری ان کے ساتھ نہیں ہوتی، نہ وہ اس جھنجھٹ میں پڑتے ہیں۔ تو یہ کونسل خانے کی اور ایمبیسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو سیکشن آفیسر ہے یا اس کا جو کونسلر ہے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ اور میجارٹی لوگ جو اس کو ہینڈل کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے اور نہ وہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سپیڈی بیس پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور سپیڈی بیس پہ اپلیکیشن کو نپٹانا چاہتے ہیں۔ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ اس ریفرنس سے ہٹ کیا کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کرنے جائیں تو اگر ڈاکومنٹس آپ کے چیک ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے اندر آپ کا ریٹرن ٹکٹ مسٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ 1 سائیڈڈ ٹکٹ لیں گے تو یہ آپ کے لیے پرابلم ہے، وہ آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔